मैं डॉक्टर इरशाद अली खान से आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग राजकीय बांगड़ महाविद्यालय जीटवाना में कार्यरत हूँ। जैसा कि इससे पूर्व हमने आसियान का अध्ययन किया था, अब हम सार्क का अध्ययन करेंगे। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क, SAARC यानी सार्क दक्षेस का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन अर्थात दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ 7 व 8 दिसंबर 1985 को ढाका में दक्षिण एशिया के 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन हुआ तथा सार्क की स्थापना हुई। ये देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव। यह दक्षिण एशिया के 7 पड़ोसी देशों की विश्व राजनीति में क्षेत्रीय सहयोग की पहली शुरुआत है। सार्क की स्थापना के अवसर पर दक्षिण एशिया के इन नेताओं ने जो भाषण दिए उनमें आपसी सहयोग बढ़ाने और तनाव समाप्त करने पर जोर दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि इस नए संगठन के जन्म से इन 7 देशों के बीच सद्भावना, भाईचारा, सहयोग का नया युग शुरू होगा। उन्होंने क्षेत्रीय सहयोग संघ के जन्म को युगांतरकारी घटना, नए युग का शुभारंभ और सामूहिक सूझबूझ और राजनीतिक इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति बताया। दक्षिण एशियाई संघ के सदस्य देशों में लगभग 162 करोड़ लोग रहते हैं। इस दृष्टि से यह विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला संघ है। यद्यपि यह क्षेत्र प्राकृतिक साधनों, जनशक्ति तथा प्रतिभा से भरपूर है, तथापि इन देशों की जनसंख्या गरीबी, अशिक्षा और कुपोषण की समस्या से पीड़ित है। इस क्षेत्र में जनसंख्या के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में इस क्षेत्र का भाग केवल 2% और निर्यात में 0.6% है। भारत को छोड़कर इस क्षेत्र के अन्य देशों को खाद्यान्न का आयात करना पड़ता है। मालदीव को छोड़कर संघ के शेष सदस्य भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से हैं। ये सभी देश इतिहास, भूगोल, धर्म और संस्कृति के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं। विभाजन के पहले भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही प्रशासन और अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंग थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद ये देश एक दूसरे से दूर हो गए। सार्क का विकास धीरे धीरे हुआ है। दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय सहयोग क्षेत्रीय संगठन बनाने का विचार बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जिया-उर रहमान ने दिया था। उन्होंने स्वतंत्र से 1980 के बीच भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका की यात्रा भी की थी। उसके बाद ही उन्होंने एक दस्तावेज तैयार करवाया जिसमें नवंबर 1980 में आपसी सहयोग के लिए 10 मुद्दे तय किए गए। बाद में इसमें पर्यटन और संयुक्त उद्योग को निकाल दिया गया। इन्हीं में से चयनित मुद्दे आज भी सार्क देशों के बीच सहयोग का आधार है। सार्क के सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अब अफगानिस्तान भी है। यानी सार्क का 14वां शिखर सम्मेलन 3 से 4 अप्रैल 2007 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। यह सम्मेलन कई मायनों में विशिष्ट रहा। एक और अफगानिस्तान को नए सदस्य के रूप में सार्क का 8वां सदस्य बनाया गया, तो दूसरी ओर चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय संघ पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए। इसमें सार्क को लेकर दुनिया भर में दिलचस्पी का संकेत मिलता है। सार्क के विदेश सचिवों की अप्रैल 1981 में बांग्लादेश के दस्तावेज पर विचार करने के लिए एक बैठक हुई थी। विदेश मंत्रियों की पहली बैठक नई दिल्ली में सन 1983 में हुई थी। इसी बैठक में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग की पहली औपचारिक घोषणा हुई। विदेश मंत्रियों की बैठक जुलाई 1984 में मालदीव में, 1985 में भूटान में हुई। उसके बाद ही दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना हो, इसका संवैधानिक स्वरूप निश्चित किया गया। क्षेत्रीय सहयोग का निर्धारण सार्क का मूल आधार क्षेत्रीय सहयोग पर बल देना है। अगस्त 1983 में ऐसे 9 क्षेत्र रेखांकित किए गए थे: कृषि, स्वास्थ्य सेवाएं, मौसम विज्ञान, डाक तार सेवाएं, ग्रामीण विकास, विज्ञान तथा तकनीकी, दूरसंचार तथा यातायात, खेलकूद तथा सांस्कृतिक सहयोग। 2 वर्ष बाद ढाका में इस सूची में कुछ और विषय जोड़ दिए गए: आतंकवाद की समस्या, मादक द्रव्यों की तस्करी और क्षेत्रीय सहयोग में महिलाओं की भूमिका। सार्क का चार्टर एवं ढाका घोषणा में सार्क के चार्टर में 10 अनुच्छेद है। इनमें सार्क के उद्देश्य, सिद्धांत, संस्थाओं, वित्तीय व्यवस्थाओं को परिभाषित किया गया जो निम्न प्रकार से है:
अनुच्छेद 1 के अनुसार सार्क के मुख्य उद्देश्य हैं दक्षिण एशिया क्षेत्र की जनता के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सुधार करना, दक्षिण एशिया के देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना, क्षेत्र के आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना, आपसी विश्वास सूझबूझ तथा एक दूसरे की समस्या का मूल्यांकन करना, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक तकनीकी वैज्ञानिक क्षेत्र में सक्रिय सहयोग एवं पारस्परिक सहायता में वृद्धि करना, अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग में वृद्धि करना, सामान्य हित के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग मजबूत करना। सिद्धांत में हम कह सकते हैं अनुच्छेद 2 के अनुसार सार्क के मुख्य सिद्धांत निम्न है। संगठन के ढांचे के अंतर्गत सहयोग, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, दूसरे देशों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करना और आपसी लाभ और सिद्धांत पर सम्मान करना। इस प्रकार का सहयोग द्विपक्षीय बहुपक्षीय सहयोग का स्थान नहीं लेगा बल्कि उनका पूरक होगा। इस प्रकार का सहयोग द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय उत्तरदायित्व का विरोधी नहीं होगा। संस्थाएं चार्टर के अंतर्गत सार्क की निम्न संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। शिखर सम्मेलन अनुच्छेद 3 के अनुसार प्रतिवर्ष एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के शासनाध्यक्ष भाग लेते हैं। पहला शिखर सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 7 से 8 दिसंबर 1985। दूसरा शिखर सम्मेलन भारत के बेंगलोर नगर में 16-17 नवंबर 1986। तीसरा शिखर सम्मेलन नेपाल में 1987। चौथा शिखर सम्मेलन 1988 और इसके बाद चौथा 88 में इस्लामाबाद में और 5वां माले में और छठा कोलंबो 1991 में, 93 में ढाका में, 95 में, 8वां नई दिल्ली में और 9वां 9वां माले में 1993 में, 10वां 1998 कोलंबो में, 11वां काठमांडू 2002 में और 12वां इस्लामाबाद में 2004 में, 13वां 2005 ढाका में, 14वां 2007 में और बंगला भारत में और 15वां श्रीलंका में और उसके बाद में 16वां भूटान थिम्पू में और मालदीव में अड़ू नाम पर 17वां हुआ था और 18वां काठमांडू में और 19वां पाकिस्तान में शिखर सम्मेलन हुआ। यानी कि बाद में बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान यानी इसका मतलब पाकिस्तान में आयोजित किया जाना था जो 2016 में वो, लेकिन उरी हमले के बाद भारत में भाग लेने से इनकार कर दिया। बाद में बांग्लादेश आतंकवाद की वजह से खराब माहौल में पाकिस्तान की भूमिका का सवाल उठाते शामिल ना होने से इनकार कर दिया। यानी 19वां जो पाकिस्तान में होना था उसमें शामिल नहीं हुए। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 4 के अनुसार ये सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की परिषद है। इसकी विशेष बैठक आवश्यकता अनुसार कभी भी हो सकती है, परंतु 6 माह में एक बैठक होना आवश्यक है। इसके कार्य संघ की नीति निर्धारित करना, सामान्य हित के मुद्दों के बारे में निर्णय करना, सहयोग के नए क्षेत्र खोजना आदि। स्थायी समिति अनुच्छेद 5 के अनुसार यह सदस्य देशों के पास सचिवों की समिति है। इसकी बैठक आवश्यकता अनुसार कभी भी हो सकती है, परंतु वर्ष में एक बैठक का होना अनिवार्य है। इसके प्रमुख कार्य हैं सहयोग के कार्यक्रमों को मॉनिटर करना, अंतर क्षेत्रीय प्राथमिकताएं निर्धारित करना, अध्ययन के आधार पर सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करना। तकनीकी समितियां इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 6 में की गई है। इनमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि होते हैं। ये अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम को लागू करने, उनमें समन्वय पैदा करने, उनमें मॉनिटर करने के लिए उत्तरदायी हैं। ये स्वीकृति क्षेत्रों में क्षेत्र सहयोग के क्षेत्रों और संभावना को पता लगाती है। कार्यकारी समिति अनुच्छेद 7 में कार्यकारी समिति की व्यवस्था की इसकी स्थापना स्थायी समिति के द्वारा की जाती है। सचिवालय अनुच्छेद 8 में सचिवालय का प्रावधान है। इसकी स्थापना दूसरे सार्क सम्मेलन बेंगलुरु के बाद 16 जनवरी 1987 को की गई। 17 जनवरी 1987 काठमांडू सचिवालय ने कार्य करना शुरू कर दिया। महासचिव का कार्यकाल 2 वर्ष का गया। महासचिव का पद सदस्यों में बारी बारी घूमता रहता है। प्रत्येक सदस्य अपनी बारी आने पर किसी व्यक्ति का नाम जद करता है जिससे सार्क मंत्रिपरिषद नियुक्त कर देती है। सार्क सचिवालय का 7 भागों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक भाग के अध्यक्ष को निदेशक कहते हैं। काठमांडू स्थित सार्क सचिवालय ने वर्ष 2003 में श्रीलंका में एक सांस्कृतिक केंद्र और मालदीव में तटीय प्रबंधन केंद्र की स्थापना की। दक्षिण एशियाई देशों के बीच विकास एवं सहयोग गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अब तक सार्क के 5 केंद्र खोले जा चुके हैं। ढाका में कृषि एवं विज्ञान, मौसम विज्ञान पर के शोध के लिए 2 अलग अलग केंद्रों की स्थापना की गई, जबकि दिल्ली में सार्क का एक शोध केंद्र स्थापित है। वित्तीय प्रावधान सार्क के कार्यों के लिए प्रत्येक देश सदस्य के अंशदान को ऐच्छिक रखा गया। कार्यक्रम के व्यय को सदस्य देशों में बांटने के लिए तकनीकी समिति की सिफारिश का सहारा लिया जाता है।
सचिवालय का व्यय जो है व्यय को पूरा करने के लिए सदस्य देशों का अंशदान को निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है। भारत 32%, पाकिस्तान 25%, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका प्रत्येक का 11% और भूटान, मालदीव प्रत्येक का 5%। सार्क की भूमिका का मूल्यांकन करते तो दक्षिण एशिया में समय बहुत तेजी से घूमा है। 30 वर्ष से पहले के समय पर नजर डालें तो हम आज चेंज देखते हैं। खासतौर पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के प्रयासों से दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस को अस्तित्व में आया। उसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका सम्मिलित हुए। विश्व की 22% जनसंख्या को समेटने वाला यह विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन 80 और 90 के दशक में दक्षेस का मतलब केवल बड़े संगठनों क्षेत्रीय मुद्दों से जुड़ी घोषणाएं थी। यद्यपि इस मंच पर द्विपक्षीय मुद्दे उठाना प्रतिबंधित कर दिया गया। पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया, भारत उसका जवाब भी देता रहा। इससे सम्मेलन पटरी से उतर गया। सदी बदलते ही इस स्थिति में बदलाव शुरू हुआ। दक्षिण एशिया के नेताओं ने यूरोपीय संघ और आसियान जैसे क्षेत्रीय संगठनों की सफलता का सबक सीखा। इन क्षेत्रीय संगठनों ने आर्थिक एकजुटता के जरिए काफ़ी उपलब्धियां हासिल की। 7 देशों के संगठन की दक्षेस के समक्ष यह स्पष्ट हो गया कि आर्थिक विकास में क्षेत्रीय और वैश्विक संपर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन देशों ने आर्थिक विकास के लिए दक्षेस को एक माध्यम समझना शुरू किया। उन्होंने माना कि इससे आर्थिक विकास से साथ विवादों के निपटारे की प्रक्रिया में मदद मिल सकेगी। जनवरी 2004 में इस्लामाबाद में हुए सम्मेलन में इस तरह की स्पष्ट अभिव्यक्ति सामने आई। इस सम्मेलन में दक्षेस ने 2012 तक दक्षिण एशिया स्वतंत्र व्यापार संघ क्षेत्र साफ्टा बनने की वचनबद्धता जताई। साथ ही भारत और पाकिस्तान ने अपनी राजनीतिक समस्याओं को हल करने का प्रयास शुरू किया। नवंबर 2005 में ढाका में हुए ऐतिहासिक सम्मेलन में यह प्रक्रिया आगे बढ़ी। दक्षेस के अस्तित्व में आने के बाद पहली बार इस क्षेत्र के नए सदस्य अफगानिस्तान को नए पूर्व सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया। साथ ही चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपियन संघ को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। इसके पीछे ये सोच रही कि इन शक्तिशाली देशों से दक्षेस देशों की आर्थिक सहायता लेनी चाहिए। ये साफ साफ समझ आ गया कि यदि दक्षेस देशों के बीच से दूरी बनी रहती है तो सभी को आर्थिक घाटा जारी रहने के साथ ही उनकी प्रगति की रफ्तार भी तेज नहीं हो सकेगी। सदस्य देशों के असहयोग की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। दक्षेस देशों का आर्थिक व्यापारिक सहयोग उनके व्यापार लाभों को बढ़ाएगा। छोटे देशों को मन से यह हटाना होगा कि साफ्टा के बढ़ने से केवल भारत लाभान्वित होगा। श्रीलंका और भारत के बीच मुक्त व्यापार के पिछले 3 वर्षों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि श्रीलंका को भारत का निर्यात 135% वार्षिक की दर से बढ़ा। इस तुलना में भारत का श्रीलंका को निर्यात 32% दर से बढ़ रहा है। यानी श्रीलंका को लाभ हुआ, उसका व्यापार घाटा घट रहा है। गौरतलब है कि भारत और चीन जैसे विरोधी देश अपने बीती बातें भूल कर नए व्यापार सहयोग दिखाई दे रहे हैं। तो दक्षिण एशियाई देशों के व्यापार के द्वारा ऐसे ही नए कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर हमें आसियान का उदाहरण सामने रखना होगा। एक क्षेत्रीय समूह के रूप में आसियान ने पहले अपने सदस्य राष्ट्रों के बीच आर्थिक सहयोग को तीव्र गति से आगे बढ़ाया और आर्थिक लाभ को आसियान के लोगों को जीवन का स्तर ऊपर उठाया। भौगोलिक रूप से जुड़े हुए सार्क देशों को आर्थिक लाभ लेने के लिए एकीकृत परिवहन प्रणाली को अपनाना होगा। सार्क देशों के बीच कनेक्टिविटी के तहत विमान सेवा से अधिक महत्वपूर्ण है सड़क के जरिए कनेक्टिविटी। इसके लिए काबुल, लाहौर, दिल्ली, ढाका, रंगून के बीच ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया जाना चाहिए। एकीकृत सड़क परिवहन लिंक न होने के कारण दक्षिण एशिया के देशों को प्रतिस्पर्धी क्षमता कम है। नेपाल, भूटान जैसे जमीन से घिरे देशों के लिए तो सड़क लिंक बहुत जरूरी है। जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं होगी तब तक दक्षिण एशिया के देशों के बीच व्यापार बढ़ने की संभावना कम ही रहेगी। अब साफ्टा के माध्यम से दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय व्यापारिक एकता न सिर्फ ऊंची और अरबों डॉलर की नई कमाई और अधिक रोजगार, अधिक व्यापार का मूर्त दे सकती है, वरन इन देशों को आर्थिक सामाजिक समस्याओं से भी लड़ने में मदद दे सकती है। इतना ही नहीं, साफ्टा से अंतर्क्षेत्रीय कारोबार प्रत्येक 5 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। साफ्टा से ही सार्क और क्षेत्रीय व्यापार की इकाई और आर्थिक संघ में तब्दील किया जा सकता है। हम आशा करते हैं कि साफ्टा के अंतर्गत सार्क देश एकजुट होकर आर्थिक सामाजिक इतिहास को पलटने के लिए तेजी से कदम बढ़ाएंगे और इन देशों के करोड़ों लोगों को विकास की खुशहाली प्राप्त होगी। भारत पाकिस्तान रिश्तों में आई कड़वाहट के कारण वर्तमान में सार्क की गतिविधि में ठहराव सा आ गया है। आज हम इतना अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। सार्क को सफलता के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। महाशक्तियों को क्षेत्र से दूर रखा जाए, द्विपक्षीय बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सार्क देशों द्वारा सर्वसम्मत दृष्टिकोण अपनाया जाए, सहयोग के नए क्षेत्र ढूंढे जाएं, विशेषकर व्यापार, उद्योग, वित्त, ऊर्जा और मुद्रा
और क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। सांस्कृतिक संपर्कों एवं एक दूसरे के देश के लोगों की आवाज़ को प्रोत्साहन दिया जाए। सार्क को आर्थिक मंच के साथ राजनीतिक विचार विमर्श के मंच भी बनाए जाए। टकराव पैदा करने वाले मुद्दों को टाला नहीं जाए, बल्कि बातचीत द्वारा उनको समुचित समाधान किया जाए। धन्यवाद।